तो आज अमेरिका में ब्लैक्स लोगों की संख्या 4 करोड़ से भी ज़्यादा है। और शायद मेरी तरह आपके भी मन में एक बार कहीं ना कहीं ये सवाल आया होगा, जब भी हम बड़े बड़े अमेरिकन लोगों का नाम सुनते हैं तो उसमें हमें ज़्यादातर वाइट सी देखने को मिलते हैं। तो आखिर इतने सारे ब्लैक्स जो है वो अमेरिका में आए कहाँ से? तो आइए आज इस वीडियो में बात करते हैं हम लोग अमेरिका में ब्लैक्स लोगों की हिस्ट्री की। तो दरअसल ये बात है काफ़ी पहले की। आज जो आप अमेरिका में ब्लैक्स लोगों को देखते हो, उनके पूर्वज किसी ज़माने में स्लेव्स हुआ करते थे, यानी कि गुलाम। माफ़ कीजिएगा मुझे ये शब्द यूज़ करना पड़ रहा है, मगर यही सच्चाई है। अगर हम शुरुआत की बात करते हैं तो साल 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। उसके बाद साल 1600 के बाद से स्लेव ट्रेडिंग का धंधा काफ़ी ज़ोरों शोरों से अमेरिका में चलने लगा। मगर अब ऐसा नहीं है कि बस अमेरिका ही उस समय स्लेव ट्रेडिंग किया करता था, बल्कि अरब्स और जो यूरोपियंस थे उन्होंने तो स्लेव ट्रेडिंग का धंधा काफ़ी शुरू से ही शुरू कर रखा था, और अमेरिका तो बस इस चलती गाड़ी में सवार हो गया था। ये स्लेव ट्रेडिंग हमारे इतिहास की एक काली और घिनौनी सच्चाई है। इसकी बात मैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में ज़रूर करूंगा, और उस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कैसे इंसान ने अपने फ़ायदे के लिए अपने ज़मीर तक को बेच दिया था। मगर अभी इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं ब्लैक्स की। तो इन ब्लैक्स को अफ्रीका से पकड़ पकड़ के लाया जाता था। जब भी अफ्रीका में दो गुटों के बीच लड़ाई होती थी तो जो जीतने वाला गुट होता था वो हारे हुए गुट के लोगों को पकड़ करके यूरोपियंस के हाथों में बेच देता था। और कई बार तो ऐसा भी हमें देखने को मिला था इतिहास में कि जो अफ्रीका के जो कुछ पेरेंट्स होते थे वो लोग अपने बच्चे को अपने कबीले के मुखिया को भेंट कर दिया करते थे। और कई बार तो ऐसा भी हुआ करता था कि जो कबीले का मुखिया होता था वो जोर जबरदस्ती करके दूसरों से उनका बच्चा छीन लिया करता था और उसे ले जा करके बेच देता था यूरोपियंस के हाथों। अभी तो शायद बोलने में ये सारी चीज़ें आम लगती हो, मगर आप एक बार इमेजिन करके देखिए वो सिचुएशन जब उन लोगों को ऐसे पकड़ पकड़ के खरीदा और बेचा जाता था, वो भी दूसरे दूसरे देशों के हाथों, और कोरे मार मार करके काम कराए जाते थे, तब वो कितना ज़्यादा हॉरिफाइंग सिचुएशन लगता होगा। अगर आपको ये सिनेरियो एक बार देखना है कि ये चीज़ें कैसी होती थी, क्या क्या इनसे काम कराया जाता था और इन्हें कैसे टॉर्चर किया जाता था, तो एक बहुत अच्छी ऑस्कर विनिंग मूवी है 12 Years a Slave। आप उसे देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर उनकी उस समय की ज़िंदगी कैसी नर्क जैसी हुआ करती होगी। अब लड़ाई में हारे हुए इन बेचारे अफ्रीकन्स को बेचने के बाद इन्हें पहले एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता था और इनके गले पर एक प्राइस टैग पहले लगा दिया जाता था और इन्हें ठूस ठूस करके एक शिप में भर दिया जाता था। और जो शिप का कमरा होता है वो काफ़ी छोटा हुआ करता था और उसमें भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह इन्हें ठूस ठूस करके भरा जाता था। और कई बार तो ऐसा होता था कि अफ्रीका से अमेरिका ले जाने के बीच शिप में ही दम घुटने के कारण कई सारे अफ्रीकन्स लोगों की मौत हो जाया करती थी। और फिर जब ये लोग बंदरगाह पर पहुंचते थे तब जिन अफ्रीकन्स की मौत हो जाया करती थी उन्हें ये लोग साइड करके एक कचरे की तरह कहीं पर ले जा करके डंप कर दिया करते थे। अब इसके बाद जो बचे हुए अफ्रीकन्स होते हैं उन्हें अमेरिका के अलग अलग दुकानों में ले जाया जाता है। अब ये कोई राशन का दुकान या कपड़ों का दुकान नहीं हुआ करते थे, बल्कि ये इंसानों को खरीदने बेचने का दुकान हुआ करते थे। और वहाँ पर ले जाने के बाद इनके पहले कपड़े उतरवाए जाते थे, इन्हें पूरा नंगा करके इनके बॉडी को पूरा चेक किया जाता था और जो इंसान जितना हट्टा कट्टा होता उसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा रखी जाती। इनके गले में एक प्राइस टैग लगा दिया जाता था और पूरा नंगा करके इन्हें बेचा जाता था। मानवता लोगों में उस समय इस कदर नीचे तक गिर गई होती है कि जो फैमिली वाले लोग होते हैं ये लोग उन्हें भी अलग अलग जगहों पर बेच देते हैं। उन्हें साथ कभी नहीं बेचा जाता था। वो लोग काफ़ी ज़्यादा रोते गाते रहते थे कि हमें कम से कम हमारे परिवार से अलग मत करो, मगर ये लोग पैसों के इतने भूखे होते थे कि ये लोग अपने पैसों के आगे किसी को नहीं देखते थे। अब फिर इसके बाद अमेरिकन्स आया करते थे इन दुकानों में इन्हें खरीदने के लिए, और इन्हें खरीदने के लिए वो लोग पहले बार्गेनिंग करते थे और बार्गेनिंग करके खरीदने के बाद इन्हें अपने साथ ले जाया करते थे। और फिर खरीदने के बाद इनसे दिन रात जानवरों की तरह खेतों में काम करवाया जाता था, खासकर कॉटन की खेतों में, क्योंकि उस समय कॉटन की मांग पूरी दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी और कॉटन की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। इसलिए ये लोग सस्ती कीमतों पर इन्हें खरीद करके अपने यहाँ खेतों पर काम करवाया करते थे और एक छोटी सी गलती होने पर इनकी चमड़ी उधेड़ दिया करते थे, इन्हें कोरे मार मार करके। बाकायदा उन खेतों में ऐसा आदमी हुआ करता था जो दिन भर सिर्फ इन पर नज़र रखता था कि आखिर कितना काम कर रहे हैं, और एक दूसरे के काम को कंपेयर करते थे कि इस इंसान ने कितना काम किया, उस इंसान ने कितना काम किया, और जिस इंसान ने सबसे कम काम किया होता है उसे ये लोग जानवरों की तरह कोरे मारते थे। इनका पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड रखा जाता था कि आज इसने इतना काम किया, कल इसने इतना काम किया। अगर इन्हें दिखता कि आज इसने ज़्यादा काम किया, कल इसने कम काम किया, तो उसके लिए भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा मार पड़ती थी। और कई बार तो ऐसा भी हुआ करता था कि अमेरिकन्स अपना थोड़ा सा ईगो हर्ट हो जाने के बाद इन ब्लैक अफ्रीकन्स को जान से मार दिया करते थे। और आज इन अमेरिकन्स को देख लीजिए, ये लोग यूनाइटेड नेशंस बनाकर बैठे हैं, ये लोग ह्यूमन राइट्स कमेटी बनाकर बैठे हैं, मगर आज भी कहीं ना कहीं ये लोग गरीबों को इतना सताते हैं जितना कोई दूसरा देश शायद नहीं सताता होगा। एग्जाम्पल के लिए आप सीरिया का हाल देख लीजिए, आप अफगानिस्तान का हाल देख लीजिए, यहाँ तक कि वियतनाम जैसे छोटे देश पर जब इनकी लड़ाई चल रही थी तब इन्होंने वियतनाम में इतने ज़्यादा बम मारे थे जितने कि शायद वर्ल्ड वार में भी नहीं मारे गए थे।
और आज के समय में भी इन अमेरिकन्स ने दुनिया के सामने अच्छाई का मुखौटा बस पहन रखा है। मगर अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही अमेरिकन्स ऐसे हैं, बहुत सारे अमेरिकन्स ऐसे भी हैं जो कि काफ़ी दिल के अच्छे होते हैं। मगर बात वही है कि अगर किसी गलत इंसान के हाथ में पावर आ जाए तो उसकी वजह से पूरी की पूरी एक कम्युनिटी बदनाम हो जाती है। और ये जो स्लेव ट्रेडिंग का जो धंधा था ये अमेरिका में 1865 तक चला था। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सारे अमेरिकन्स बुरे नहीं होते, उनमें से एक अच्छा इंसान 16 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जिनका नाम था अब्राहम लिंकन, 11 बार इलेक्शन हारने के बाद जब वो पावर में आए थे तब उन्होंने इतिहास रचते हुए इस दास प्रथा को अमेरिका से ख़त्म किया था। मगर उनकी ये बात अमेरिका के बहुत से लोगों को पसंद नहीं आई और जॉन विल्किस नाम के एक जाने माने स्टेज एक्टर ने उनकी हत्या कर दी। इतने अच्छे काम की कीमत अब्राहम लिंकन को अपनी जान देकर के चुकानी पड़ी। मगर ये तो बस एक शुरुआत थी। ब्लैक अफ्रीकन्स को गुलामी से तो आज़ादी मिल चुकी थी मगर उन्हें किसी भी तरह के कोई राइट्स नहीं दिए गए थे। ये दास प्रथा खत्म होने के बाद भी इन ब्लैक्स के साथ हमेशा से ही भेदभाव होता रहा है और कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें आज भी हो रही है। अब ये दास प्रथा खत्म होने के बाद भी इन ब्लैक्स की दिक्कतें खत्म नहीं हुई थी क्योंकि इन्हें नौकरी जल्दी मिल नहीं रही थी और नौकरी मिल भी रही थी तो काफ़ी नीचे वर्ग की, किसी भी हाई पोस्ट की नौकरी इन्हें कोई देता नहीं था। ये भेदभाव उनके साथ 1965 तक चलता रहा जब मिड 1950s के बाद में मार्टिन लूथर किंग ने पूरे देश भर में प्रोटेस्ट किए और उसकी आवाज़ पूरी दुनिया तक गई। और आपको जानकर ये गर्व होगा कि मार्टिन लूथर किंग के प्रोटेस्ट करने का तरीका पूरा इंस्पायर्ड था हमारे महात्मा गांधी के तरीके से। मार्टिन लूथर किंग ने भी नॉन वायलेंस का रास्ता चुना था और फिर देखते देखते ये प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में इतना बड़ा हो गया कि अमेरिकन गवर्नमेंट को ना चाहते हुए भी इन ब्लैक्स को राइट्स उनके देने पड़े। और फिर 1965 में इनको वोटिंग राइट्स मिलने के बाद नो डाउट कि इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक बदलाव आया। इनकी ज़िंदगी हम आम लोगों की तरह हो गई थी मगर इसके बावजूद उनके साथ भेदभाव हमेशा से ही होते थे और होते रहे हैं क्योंकि दुनिया के हर समाज में 100 में आपको 1-2 लोग ऐसे मिल ही जाएंगे जो कि काफ़ी पुराने ज़माने की सोच रखते हो। वो लोग पहले भी थे, आज भी है और शायद हो सकता है कि आगे भी रहेंगे। ये लोग ऐसे होते हैं कि पूरी दुनिया इनके सामने बदल जाएगी मगर इनकी छोटी सोच कभी नहीं बदल सकती। और हाल ही में हमें ऐसे लोग भी देखने को मिले हैं। साल 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक ब्लैक आदमी का मर्डर हुआ था और ये मर्डर एक वाइट पुलिस वाले ने किया था और शायद आपको याद होगा कि इसके खिलाफ पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हुए थे। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इंसानों को इंसानों की नज़र से देखना चाहिए, ना कि रंग रूप के नज़र से। इस वीडियो में अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो में।